नमस्कार दोस्तों, आज हम वाइब्रेशन का 8th लेक्चर स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने 7th लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ट्राईफिलर सस्पेंशन सिस्टम। तो व्हाट इज़ द ट्राईफिलर? ट्राईफिलर में होता क्या है, एक डिस्क को अपन 3 वायर्स हैं एक ट्रायंगुलर शेप में सस्पेंड करते हैं। ट्रायंगुलर शेप में 3 वायर लगे रहते हैं जो एक डिस्क के तीन जगह लगे रहते हैं, और एक सर्कुलर डिस्क होती है। और इसको 3 वायर इस तरीके से सपोर्ट करते हैं डिस्क को कि हर एक 120 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये फुल सस्पेंशन होता है और तीनों वायर बराबर लेंथ के होते हैं। और इस मेथड को बेसिकली अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए ये कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। एक प्रैक्टिकल है। इन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा in horizontal plane, so each string displayed by an angle phi in the vertical plane। तो इसमें थोड़ा सा अपन एक थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। तो ये जो 3 वायर है, तीनों वायर में एक डिस्प्लेसमेंट से वो ट्विस्ट हो जाती है, यानी कि फाई एंगल से वर्टिकली एंगल जो बनता है वो फाई एंगल बनता है। और डिश है, उसका जो वेट है वो W है। W वेट है, तो हर एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो W/3 होगा। तो देयर टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज T=W/3। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। एंड वो रिलेशन जो इस तरीके से लिखेंगे, R यहाँ पे क्या है, R एक इसकी रेडियस शो कर रहा है, डिस्क की रेडियस बता रहा है R, और L जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई है, जो आपका वायर है इसकी लंबाई है, और थीटा एंगल जो अपन ने ट्विस्ट दिया वो है, और वर्टिकली जो एंगल बनता है वो फाई एंगल है। तो R.θ =L.φ ये इक्वल होगा, क्योंकि जितना अपन ट्विस्ट करेंगे एंगल जितना देंगे, डिस्प्लेस थीटा करेंगे, वो R का मल्टीप्लाई डिस्टेंस से मूव करेगा। सेम टू सेम L लेंथ है, और एक बहुत ही स्मॉल एंगल क्रिएट होगा वर्टिकली, स्ट्रिंग जो वायर बना हुआ है वर्टिकली, तो वहाँ पे एक एंगल बनेगा फाई, इनके दोनों के रिजल्ट के बराबर। तो नाउ फाई R.θ/L इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको इजीली। तो फाई यू कैन डिटरमाइन एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईच टेंशन। तो एक जैसे अपन ने टोटल टेंशन अपन ने क्या निकाला, ईच टेंशन निकाला T=W/3। तो ईच टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यानी जो टेंशन T आया उस टेंशन के सामने आपके एंगल कितना बन रहा है, फाई एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब कितना टेंशन होगा, कंपोनेंट का टेंशन, यानी ये टेंशन किस में डिवाइड हो गया, एक टेंशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आया वो आया T.φ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इस फिगर से आप देख सकते हो, दिस फिगर शो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दिस ज्योमेट्री। तो T.φ =W/3 R.θ/L इज द horizontal component of each tension। the total torque of storing, जितना टॉर्क स्टोर हो रहा है, इक्वल टू W.φ। W क्या है, वेट है। W क्या है, वेट है, टोटल वेट। और फाई क्या है, जो स्लाइटली उसके अंदर एंगल बना ट्विस्ट देने से, थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट करने से। तो W = अपने फाई की वैल्यू पुट कर दी। फाई = क्या निकाला था अपन ने, R.θ/L।
और आर का आर अपने पास में एज इट इज आ गया। अब इसमें मैंने वैल्यू पुट करूँगा, मैं इसको एक्सपेंड कर दिया तो डब्लू आर स्क्वायर थीटा अपॉन एल हमारे पास आ गया। नाउ एक्सीलरेटिंग टॉर्क क्या होता है? एक्सीलरेटिंग टॉर्क का फार्मूला अपन ने पिछली एक्सप्रेशन में भी पढ़ा था, आई डॉट अल्फा। आई डॉट अल्फा एक्सीलरेटिंग टॉर्क हो गया, आई डॉट अल्फा। आई इज द इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा इज द acceleration of torque acceleration. तो now put the value of moment of inertia. तो moment of inertia होती है W upon G into K स्क्वायर। तो I की वैल्यू पुट कर दी। I की वैल्यू पुट करने से अपने पास में I डॉट अल्फा इज इक्वल टू W अपॉन G K स्क्वायर डॉट अल्फा आ गया। We know that the accelerating torque is equal to restoring torque. ये यूनिवर्सल है, ये अपन जानते हैं कि एक्सीलरेटिंग टॉर्क, किसी सिस्टम को अपन एक्सीलरेट करेंगे, उस एक्सीलरेट सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कौन ला रहा है? रिस्टोरिंग टॉर्क ला रहा है। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे के। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटिंग टॉर्क इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर अपन ने वैल्यू पुट कर दी। तो नाउ जो कैंसिल होता है पार्ट उससे कैंसिल कर देंगे, और हमारा एम होता है वो अपन निकाल लेंगे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अपने पास में अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डॉट थीटा डॉट जी अपॉन एल इंटू के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 आपके पास में आ गया, ये आपके पास में एक्सीलरेशन आ गई। तो नेक्स्ट यूँ करेंगे इसको कि अब थ्योरेटिकली जो फार्मूला होता है वो अपन जानते हैं कि क्या होता है। जायरेशन का एम होता है रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना भी अपना एम है, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, बट एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो नाउ एंगुलर एक्सीलरेशन जो अभी अपन ने कैलकुलेट करा वो मैंने पुट कर दिया, आर स्क्वायर डॉट थीटा डॉट जी अपॉन एल डॉट के स्क्वायर डॉट 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ इसमें के है, ऑलरेडी के है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इस साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद मेरे पास में आर स्क्वायर डॉट जी अपॉन एल डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन आर स्क्वायर जी। दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। ये रेडियस ऑफ जायरेशन इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं इसको। विद द हेल्प ऑफ द अबव इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन कैन बी डिटरमाइन एंड देन द मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कैन बी इवेल्यूटेड विद दिस रिलेशन। अगर यह आ जाता है तो अपन, अगर आपके पास से में रेडियस ऑफ जायरेशन आ गई तो ये वैल्यू के की वैल्यू अपन पुट करके आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी के स्क्वायर डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि अपन ने शुरू में कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। तो द इक्वेशन 7 का यूज करके अपन ये निकाल सकते हैं अगर अपने पास में रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाता है तो। और रेडियस ऑफ जायरेशन इजीली यू कैन डिटरमाइन बाय दिस फार्मूला, इक्वेशन नंबर 6। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अपन अगला टॉपिक देखते हैं कि दिस इज सेंटर ऑफ परसेशन। सेंटर ऑफ परसेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ परसेशन ऑफ ऑसिलेशन is sometimes termed as center of precession
यानी सेंटर ऑफ ऑसिलेशन समटाइम्स कॉल्ड एज ए सेंटर ऑफ प्रोसेशन. It is defined as the point at which if the blow is struck on a suspended body, there is no reaction at support. सपोर्ट पे किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं हो तो सेंटर ऑफ सस्पेंशन ही, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ही उस केस में सेंटर ऑफ प्रोसेशन होगा, और उस केस में अपन सेंटर ऑफ प्रोसेशन बोलेंगे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को. तो नाउ एल इज द लेंथ बिटवीन सी एंड ओ, दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन ने एल बोल दिया है, कैपिटल एल. स्मॉल एल डिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, सी इज सेंटर ऑफ प्रोसेशन ऑफ बॉडी, ओ इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पॉइंट है ओ, और एच डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड जी, एंड एल डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी. तो कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एच, ये अपन पुट कर सकते हैं. तो द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ प्रोसेशन कैन बी यूज्ड इन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सच एज, और ये मैनी एप्लीकेशंस में ये कंसेप्ट यूज होता है. लाइक हैमर, ए हैमर कैन बी शेप्ड टू हैव द सेंटर ऑफ प्रोसेशन एट द हैमर head while the center of rotation is at the handle. You know that center of rotation at the handle in the hammer. In this case, the impact force at the hammer head will not cause any normal reaction at the handle. तो उस केस में हैंडल के ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती. तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटर ऑफ प्रोसेशन बाय द हैमर ब्लोइंग. द हैमर को ब्लो करके अपन इजीली, देयर इज नो नॉर्मल फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द हैमर. एंड सिंपली इन केस ऑफ द बेसबॉल बैट में भी ऐसे ही होता है. सेम टू सेम इन केस ऑफ द आइजोड टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल, आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग जब करते हैं तो उसमें भी सेम ऐसे होता है. आइजोड में यानी कि आइजोड मटेरियल टेस्ट हो जाता है तो आइजोड एक क्या करते हैं, उसको आई की तरह स्टैंड करते हैं, और मटेरियल ब्रेक भी हो जाता है इम्पैक्ट होकर के, और उसके ऊपर अपने को थ्रस्ट भी नहीं लगता है, यानी किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आता है. कहाँ पे? जहाँ ऑसिलेशन या सस्पेंडेड पॉइंट के ऊपर किसी तरीके का कोई जरक नहीं आता है. तो इस तरीके से जो सेंटर, जहाँ पर अपन सेंटर ऑफ प्रोसेशन आया, वो उसके ऊपर देयर इज नो इम्पैक्ट. तो उस ऑसिलेटिंग सेंटर को अपन क्या बोलेंगे? उस ऑसिलेशन सेंटर को अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रोसेशन. इन एन ऑटोमोबाइल, इन ऑटोमोबाइल फील्ड में भी इस तरीके से ही, ऑटोमोबाइल्स में भी इस तरीके का कई एप्लीकेशंस है. तो अब आप अच्छी तरीके से मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ प्रोसेशन एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड आई थिंक आपने अच्छी तरीके से इस लेक्चर को सुना है, और दिस विल बी यूजफुल फॉर यू. थैंक यू लिसनिंग केयरफुली. थैंक यू ऑल.